Hello student. Now the next topic is preparation of phenol. अभी तक हम लोगों ने इससे पहले अल्कोहल पढ़ा था. Now the new topic is preparation of phenol. Preparation की phenol की preparation कैसे करोगे? Now the first point from haloarenes. You know haloarenes? बेंजीन के ऊपर कोई भी halogen group हो इसे कहते हैं haloarenes. Now this is a industrial method and this is the naming method Dawes process. This is a Dawes process. Okay. नाउ सपोज यू हैव क्लोरोबेंजीन है आपके पास, उस पर NaOH का रिएक्शन एट द टेम्परेचर 623 एंड 300 atm प्रेशर. तो देखो यहां से क्या होगा. सपोज यहां से ये NaOH ब्रेक हुआ और ONa आकर डायरेक्टली यहां पे अटैक किया और HCl के फॉर्म में बाहर निकल गया. एंड द नेक्स्ट स्टेप अगेन देखो यहां पर क्या हो रहा है. इसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड का एसिडिफिकेशन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl. तो देखो यहां से HO- दिस इज O- एंड Na+. O इज अ नेगेटिव एंड सोडियम इज अ पॉजिटिव. अब HCl को ब्रेक करो H+ एंड Cl-. तो H+ कहां अटैक कर रहा है O पे, तो दिस इज फिनॉल और बाहर क्या निकल जाएगा NaCl. क्लियर. तो देखो इसका मैकेनिज्म देखो. सबसे पहले दिस इज अ क्लोरोबेंजीन. यू नो दिस इज अ क्लोरोबेंजीन. हर कार्बन के ऊपर एक एक हाइड्रोजन होता है. यस. अब NaOH क्या प्रोवाइड कर रहा है OH-. NaOH क्या प्रोवाइड कर रहा है OH-. क्लियर. अभी Na+ है, Na+ एंड OH-. तो ये क्या प्रोवाइड कर रहा है OH-. अब देखो ये हाइड्रोजन, हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन होता है ना. तो देखो तो ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किया. जैसे डोनेट किया तो इसके ऊपर क्या आ गया नेगेटिव चार्ज. और ये जैसे डोनेट किया तो इस H के ऊपर क्या आ गया पॉजिटिव. ये H+ इस OH- के साथ रिएक्ट करके क्या निकाल दिया H2O मॉलिक्यूल. क्लियर. अब देखो इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज. 100% क्लियर. ओके. तो देखो इस पे नेगेटिव चार्ज आया. अब ये नेगेटिव चार्ज अपने इलेक्ट्रॉन यहां पे डोनेट कर रहा है. तो देखो ऑलरेडी इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है, तो इसके पास नेगेटिव चार्ज आ रहा है. ये नेगेटिव चार्ज इसको डोनेट कर रहा है. क्लियर. अब जैसे इसने डोनेट किया तो यहां पर इस कार्बन के ऊपर वैलेंसी की प्रॉब्लम आएगी. तो ये क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकला Cl- के फॉर्म में. अब देखो यहां से जो Na+ बचा था, ये Na+ इस Cl के साथ रिएक्ट करके क्या बना दिया NaCl. अब देखो जैसे ये इलेक्ट्रॉन देगा तो यहां पे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा. इसी को बोलते हैं बेंजाइन. देखो इस रिएक्शन में अगर आपसे कोई पूछे कि इसका रिएक्शन इंटरमीडिएट कंपाउंड कौन सा है, तो आप सीधे सीधे लिखो दिस इज अ बेंजाइन. देखो बेंजीन रिंग के ऊपर एक डबल बॉन्ड है, एक और बॉन्ड है. देखो यहां पर 3 बॉन्ड हो गए. तो ये बहुत ही ज्यादा हाई अनस्टेबल होता है. ठीक, बहुत ही ज्यादा हाई अनस्टेबल. तो ये क्या करेगा, अपने आप अनस्टेबल है तो अपने स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या करेगा. अब देखो ये अपने इलेक्ट्रॉन फिर से इसको दिया. क्लियर. तो देखो फिर से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया और ये OH आकर जैसे ये देगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव. तो ये पॉजिटिव इस OH नेगेटिव के साथ जाकर यहां पर OH फॉर्मेशन कर लेगा. फिर से देखो यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया. अब देखो इसके आगे का स्टेप क्या है. अब ये ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन लिया. इस O के ऊपर क्या आ गया नेगेटिव चार्ज. और ये हाइड्रोजन जैसे निकला H+ के फॉर्म में, जो आकर इस नेगेटिव चार्ज ने इसको अपने अंदर एक्सेप्ट कर लिया. तो देखो सिंपल, यहां से नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन हट गया. फिर से यहां पे हाइड्रोजन आ गया और ऊपर क्या फॉर्मेशन हुआ O-. अब सिंपली जो Na+ था वो Na+ आकर फिर से इस पे अटैक किया. तो यहां से क्या बन गया ONa. देखो ये ONa बना यहां पर सोडियम फिनॉक्साइड. और जैसे ही ये सोडियम फिनॉक्साइड बना, फिर डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में H+ आकर इसके साथ रिएक्ट किया और NaCl- के साथ रिएक्ट करके NaCl फॉर्म में बाहर निकल गया. क्लियर. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड. दिस इज ऑल्सो अ इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन. तो देखो बेंजीन सल्फोनिक एसिड का मतलब क्या होता है, बेंजीन के ऊपर SO3H ग्रुप का होना. दैट इज अ बेंजीन सल्फोनिक एसिड. तो देखो बेंजीन हम बनाते कैसे हैं सल्फोनिक एसिड. हम रिएक्शन देखो बुक में तो यहां से दिया होगा, लेकिन सपोज अगर बेंजीन से आ जाए सल्फोनिक एसिड कैसे बनाओगे. तो सिंपली बेंजीन पर फ्यूमिंग H2SO4 या ओलियम का रिएक्शन करा दो. ओलियम द फॉर्मूला इज H2S2O7. इसका रिएक्शन करा दो तो ये बन जाएगा आपका क्या बेंजीन सल्फोनिक एसिड. देखो इसका मैकेनिज्म हम बाद में समझेंगे. देखो अब जनरली क्या है, अब ये SO3- और H+ के फॉर्म में है. अब Na+ कहां अटैक करेगा नेगेटिव के साथ, और H+ OH के साथ रिएक्ट करके क्या बना दिया वाटर. तो देखो यहां से क्या बन गया SO3- और Na+. अब इसमें क्या होता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH का फिर से रिएक्शन होता है.
तो देखो 2NaOH में ये OH और H वाटर के फॉर्म में बाहर निकल गया, ये Na इसके साथ रिएक्ट करके Na2SO3 के फॉर्म में बाहर निकल गया, बचा क्या देखो ONA आया, सोडियम फिनॉक्साइड। क्लियर। अब सोडियम फिनॉक्साइड में सिंपली क्या करेंगे, एसिडिफाइड HCl का रिएक्शन कराएंगे, या H+ वाटर का रिएक्शन करा दो, एसिडिफाइड वाटर। तो H+ आकर देखो इसके ऊपर एक्चुअली क्या है O नेगेटिव और Na+, तो H+ आकर O के साथ रिएक्ट किया और NaCl के फॉर्म में बाहर निकल गया। क्लियर। द नेक्स्ट इज फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट। देखो डायजोनियम सॉल्ट में सिर्फ एक ही कंपाउंड आपको मिलेगा, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। रिंग पर जब N2 और Cl दिख जाए, दिस इज कॉल्ड बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। एंड हाउ टू फॉर्म बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ये कैसे बनता है, देखो एग्जाम में तो आप यहां से लिखकर इतना भी लिख के चले जाओगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन ये एनिलीन से फॉर्मेशन होता है। जब एनिलीन रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप का डाई एसोसिएशन कराते हैं हम Na2 प्लस HCl की प्रेजेंस में, इसका मैकेनिज्म समझोगे अभी आप। तो ये 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड कोल्ड करते हैं, जैसे ही कोल्ड करते हैं तो ये क्या बना देता है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। दिस इज बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। अब सिंपली इस पे किसका रिएक्शन हो रहा है, वार्म वाटर का। तो H+ एंड OH-, देखो H+ इस Cl से रिएक्ट करके क्या बना दिया, HCl। N2 क्या होता है, इज अ लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप, तो ये N2 बाहर निकल जाएगा, बचा क्या OH-। अब ये OH- क्या होगा, इस जगह पे आके अटैक करके क्या बना दिया, फिनॉल। क्लियर। अब देखो इसका मैकेनिज्म समझो। तो देखो पहले तो हम डायजोनियम सॉल्ट बनाना सीखते हैं, फिर उसके बाद फिनॉल। डायजोनियम सॉल्ट अगर बना लिया तो फिनॉल इजी हो जाएगा। तो देखो पहले ये NaNO2 और HCl की प्रेजेंस में क्या बनता है, HNO2। इस HNO2 को ध्यान से देखो, इसको बोलते हैं नाइट्रस एसिड, ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है। देखो HNO2 का स्ट्रक्चर है। अब इसमें किसका रिएक्शन हो रहा है, H+ आयन का। ये HCl का जो H+ है, ये आकर अटैक करता है। तो देखो अटैक किया, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो वो अपने ऊपर क्या लगा देगा, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर। और जैसे ही आपको ये वाला फॉर्मेशन दिख जाए तो ये क्या होगा, वाटर के फॉर्म में बाहर निकलने की कोशिश करेगा। लेकिन ये कैसे निकलेगा, ये नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को सेटिस्फाई करके वाटर के फॉर्म में बाहर निकल गया, और ये क्या बन गया, NO या N डबल बॉन्ड O। N डबल बॉन्ड O को बोलते हैं हम नाइट्रोसिनियम आयन या नाइट्रोसिनियम आयन, याद रखना इसको। अब देखो इस NH2 पे अभी तक तो हमें रिएक्शन में सिर्फ इसका प्रिपरेशन देखा हमने, ये NO जब तक नहीं बनेगा तब तक रिएक्शन आगे नहीं होगा। अब NH2 का एनिलीन का रिएक्शन NO के साथ हुआ। अब देखो ये लोन पेयर है, सिंपली ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो देखो कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर बन गया, NHH है देखो, और इसने अपने इलेक्ट्रॉन दी तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और N डबल बॉन्ड इस नाइट्रोजन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। अब देखो इसमें क्या करना है, इस रिएक्शन में ये नाइट्रोजन इससे एक इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को सेटिस्फाई करेगा, तो ये H- के फॉर्म में बाहर निकल गया। देखो ये इलेक्ट्रॉन देगा तो H के ऊपर पॉजिटिव, तो ये बाहर निकल गया। अब देखो क्या बना, NH। अब इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन दिया, देखो लोन पेयर आ गया, ये फॉर्मेशन हुआ। अब देखो ये जो फॉर्मेशन है इसे इसका टॉटोमेरिज्म कराते हैं। टॉटोमेरिज्म में एक्चुअली क्या होता है, हम ये देखते हैं, इसको X मान लेते हैं, इसको Y और इसको Z। X सिंगल बॉन्ड Y, डबल बॉन्ड Z। देखो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं एक नोटबुक में। देखो कैसे, ये जो है, ये जो आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, अब देखो ये कैसे बनेगा, NH N डबल बॉन्ड O, इस पर लोन पे, इसको मान लेते हैं हम X, इसको मानते Y, इसको मानते Z। ये मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। अब X के साथ हाइड्रोजन का होना जरूरी है, तो ये H क्या करेगा, शिफ्ट होगा डबल बॉन्ड की तरफ। इसको बोलते हैं 1, या इसको ऐसे भी बोलते हैं, इसको मानते हैं हम 1, इसको 2, इसको 3, इसको बोलते हैं 1,3 हाइड्राइड्स माइग्रेशन, यानी 1,3 मतलब पहले वाले से हाइड्रोजन का शिफ्टिंग होगा ऑक्सीजन पे। तो ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देगा और डबल बॉन्ड कहां शिफ्ट हो जाएगा, इस जगह पर। देखो वही चीज हुआ है, ये हाइड्रोजन यहां आया तो यहां पे आ गया OH, देखो यहां पे आ गया OH, और ये डबल बॉन्ड कहां शिफ्ट हो जाएगा, इस जगह पर। तो N डबल बॉन्ड N, देखो हो रहा है, आया समझ में वही चीज। ओके क्लियर। तो देखो उसके बाद है हमारा नेक्स्ट, ये फॉर्मेशन हुआ। अब इस पे क्या होगा, H+ का अटैक होगा। तो H+ जैसे अटैक हुआ तो देखो ये बन गया। अब ये ऑक्सीजन इसको अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव आ गया। और जैसे ही ऐसा फॉर्मेशन दिख जाएगा तो ये वाटर निकलने की कोशिश करेगा। तो ये अपने एक इलेक्ट्रॉन इससे लेकर नाइट्रोजन के ऊपर, देखो क्या आया, इससे इलेक्ट्रॉन लिया तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव।
अब देखो नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड N है, तो ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो देखो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया। अब ये डोनेट किया तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ गया, नाइट्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट। इसने डोनेट किया तो इसके ऊपर पॉजिटिव आया। अब ये क्या करेगा, पॉजिटिव वाला एक Cl माइनस के साथ रिएक्ट करेगा, HCl के फॉर्म में है ना, तो H प्लस यूज हुआ है तो Cl का भी यूज होगा। ये Cl अगर रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा, देखो वही N2Cl, सिंपली ये बन गया बेंजीन। अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आ गया, सिंपल एसिडिफाइड वाटर के साथ रिएक्शन कराओ तो H प्लस इस Cl के साथ रिएक्ट करके क्या बना दिया, HCl। और मैंने बताया था N2 इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो ये N2 बाहर निकल गया और OH आकर इस जगह पे अटैक कर गया, देखो फिनॉल बन गया। क्लियर। फ्रॉम क्यूमीन, जिसको हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन, बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस। एसिडिक हाइड्रोलिसिस मतलब H प्लस का वाटर के साथ रिएक्शन। देखो कैसे बनता है, पहले क्यूमीन का फॉर्मेशन करते हैं, फिर क्यूमीन से हम फिनॉल कैसे बनाएंगे। तो देखो ये बेंजीन है, बेंजीन पर प्रोपीन का रिएक्शन हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किया तो इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव, 2 डिग्री कार्बोकेटायन, 2 डिग्री इज मोर स्टेबल। अगर ये ऐसे जाता तो इस पे पॉजिटिव आता, तो 1 डिग्री इज लेस स्टेबल, तो ये आकर इस पे डोनेट किया तो इस पे क्या आया, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव वाला देखो, ये वाला कंपाउंड इस बेंजीन से रिएक्ट कर रहा है, तो देखो ये अपना हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देकर H प्लस के फॉर्म में बाहर निकल गया, और ये पॉजिटिव, जैसे इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके ऊपर नेगेटिव। अब पॉजिटिव वाला कहां अटैक करेगा, नेगेटिव, तो देखो ये वाला कार्बन आकर इस पर अटैक किया, तो ये क्या बन गया आपका क्यूमीन, दिस इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसका देखो और भी दूसरी फॉर्म से बना सकते हैं, फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन से। तो फ्रीडल क्रॉफ्ट एल्काइलेशन का रिएक्शन है ये। तो देखो चाहे हम CH3 CH2 CH2 Cl के साथ भी बना सकते हैं एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, या फिर इस कंपाउंड के साथ 2 क्लोरो प्रोपेन के साथ भी एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में क्यूमीन बना सकते हैं। दिस इज फ्रीडल क्रॉफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। 2 पार्ट में होता है ना फ्रीडल क्रॉफ्ट, एक एल्काइलेशन और दूसरा एसिलेशन। तो ये है एल्काइलेशन। एसिलेशन में हम एसिल हैलाइड का यूज करते हैं, CH3COO CH3 COCl का, या फिर एनहाइड्राइड का यूज करते हैं। अब देखो इसका मैकेनिज्म, ये पहले समझ लो इसका रिएक्शन, फिर मैकेनिज्म बताता हूं। देखो ये एक्चुअली फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। अब देखो क्यूमीन से बनाना है हमें, क्यूमीन पे ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा है। देखो ये ऑक्सीजन आकर कहां अटैक किया, इसके साथ, इस कार्बन पे, तो देखो 2 ऑक्सीजन अटैक हुआ और हाइड्रोजन कहां शिफ्ट हो गया, ऊपर। अब ये H प्लस एसिडिफाइड वाटर का रिएक्शन हो रहा है, तो देखो ये वाला जो फॉर्मेशन दिख रहा है कीटोन का दिख रहा है, देखो एसीटोन निकला और ये OH आकर यहां पे शिफ्ट हो गया, फिनॉल बन गया। एक्चुअली ये रिएक्शन है। मैकेनिज्म कैसे समझेंगे, ये देखो फ्री रेडिकल है तो समझ में आया ही तुमको क्या होना चाहिए। देखो ये क्यूमीन है, इस कार्बन और इस हाइड्रोजन में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो रहा है, यानी होमोलिटिक फ्यूजन। तो देखो इस कार्बन के ऊपर भी एक फ्री रेडिकल आ गया, इस हाइड्रोजन के ऊपर भी आ गया। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है, डबल बॉन्ड है भाई, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो ये क्या करेगा, होमोलिटिक फ्यूजन। तो इस ऑक्सीजन के ऊपर भी एक नेगेटिव, सॉरी फ्री रेडिकल, इसके ऊपर भी फ्री रेडिकल, तो O सिंगल बॉन्ड O, देखो ये कुछ ऐसा होगा, यहां मैं दिखाता हूं। देखो O डबल बॉन्ड O है, ये अपना एक फ्री रेडिकल, फिश हुक कव लाइक एरो, ये भी फिश हुक कव लाइक एरो, तो ये O सिंगल बॉन्ड O, इसके ऊपर भी फ्री रेडिकल, इसके ऊपर भी फ्री रेडिकल। क्लियर। अब देखो ये फ्री रेडिकल इमेजिन करो कि इसके ऊपर ऐसा है, तो अब ये क्या करेगा, यहां पर एक ऑक्सीजन के, एक कार्बन के साथ जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन के साथ, देखो जुड़ा हुआ है, एक कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया। अब देखो जैसे ये आया तो इस O के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अब H प्लस आकर अटैक करेगा, एसिडिफाइड वाटर है ना, तो ये H प्लस आकर इस पे अटैक किया, तो देखो ये इस फॉर्म में बन गया। तो इस फॉर्म में जैसे भी दिख जाए तो ये बगल वाले से एक इलेक्ट्रॉन लेके वाटर के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। अब देखो ये ग्रुप है इसका फिनाइल ग्रुप, ये फिनाइल ग्रुप देखो कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये फिनाइल ग्रुप शिफ्ट होगा इस तरफ। जैसे ही शिफ्ट हुआ तो इस कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, तो इस कार्बन के ऊपर क्या आ गया, देखो पॉजिटिव, और ये फिनाइल ग्रुप आकर यहां शिफ्ट हो गया। देखो ये OH2 के फॉर्म में आया, तो इस O के साथ ये आ गया, CO, C और C के साथ क्या है, 2 CH3 ग्रुप, देखो वही चीज है। अब इस पे किसका रिएक्शन हो रहा है, वाटर का, तो देखो वाटर का रिएक्शन हो रहा है, एसिडिफाइड वाटर का, तो देखो ये OH डायरेक्टली जाकर यहां पर जुड़ जाएगा वाटर का, ये O आकर इसके साथ लिंक होगा, तो देखो OH2 या OHH भी बोल सकते हो। अब यहां से जो H प्लस एड हुआ था वही H प्लस क्या होगा, निकलेगा, तो देखो यहां से एक हाइड्रोजन निकला, तो इसके ऊपर क्या आ गया, OH।
अब ये क्या करेगा, देखो यहां से अब एसीटोन का फॉर्मेशन होगा। तो देखो ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो इसके ऊपर आया नेगेटिव, यस क्लियर, नेगेटिव आया। अब ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके किस फॉर्म में आ जाएगा, पॉजिटिव। तो ये H प्लस और ये O नेगेटिव मिलकर क्या बन गया, फिनॉल। और ये अपना बॉन्ड, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करे तो यहां पे किसका फॉर्मेशन हो गया, डबल बॉन्ड। क्लियर, ओके। कोई भी डाउट हो तो फिर से दोबारा मैं बता दूंगा। बाय डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड, डिकार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, रिमूवल ऑफ CO2। तो देखो इसका रिएक्शन देखो बुक में कैसा दिया होता है, ये होता है सैलिसिलिक एसिड, इस पे किसका रिएक्शन हो रहा है, NaOH का। तो देखो ये COO माइनस और H प्लस के फॉर्म में, तो ये वाटर निकला OH के साथ रिएक्ट करके और Na आकर यहां अटैक कर गया। देखो अब नेक्स्ट स्टेप में फिर से NaOH का रिएक्शन होगा। तो देखो ये Na, ये वाला पूरा पार्ट, NaO का ये पूरा पार्ट, इसको बोलते हैं हम कौन सा रिएक्शन, लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो देखो ये बन गया Na2CO3 और ये H यहां पर आकर अटैक कर गया, तो ये फिर से बन गया क्या, फिनॉल। Na2CO3 बाहर निकल गया, क्योंकि यहां पर भी एक हाइड्रोजन की कमी है ना, तो ये हाइड्रोजन आकर यहां पे जुड़ के इसको सेटिस्फाई कर देगा। या फिर डायरेक्टली देखो क्या है, यहां से CO2 को रिमूव कर दो तो H आकर यहीं पे अटैक कर जाएगा, तो बेंजीन सेटिस्फाई हो गया रिंग इसका, OH फिनॉल बन गया। क्लियर ऑल ऑफ यू, ओके। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। तो ये हो गया प्रिपरेशन, हम लोगों ने फिनॉल की प्रिपरेशन सीख ली। अब प्रॉपर्टीज देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये कलरलेस, क्रिस्टलाइन, पॉइजनस सॉलिड विथ फिनोलिक ऑर्डर, फिनॉल की स्मेल आती है। मेल्टिंग पॉइंट होता है 41 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बॉइलिंग पॉइंट 182 डिग्री सेंटीग्रेड। स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, मतलब बहुत ही लेस सॉल्युबल होता है, थोड़ा बहुत ही होता है। इन वाटर फॉर्मिंग पिंक सॉल्यूशन, जैसे ही आप डालोगे तो पिंक सॉल्यूशन बन जाएगा एट रूम टेम्परेचर। कंप्लीटली सॉल्युबल, जैसे ही आपको 68.5 डिग्री के ऊपर जैसे ही आप इसको बॉईल करके घोलना चाहोगे तो ये घुल जाएगा। कॉजेज ब्लिस्टर ऑन स्किन, स्किन पे गिरेगा तो ऐसे छोटे छोटे व्हाइट कलर के स्पॉट बना देता है। यूज एज डिस्निफिकेंट एंड इन वॉशरूम, वॉशरूम में भी इसका यूज होता है, डिस्निफिकेंट में होता है कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए। ये हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब नाउ द केमिकल प्रॉपर्टीज। अब यू नो वेरी वेल फिनॉल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल। तो देखो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, जिसकी pKa वैल्यू कम हो या Ka की वैल्यू ज्यादा हो। Ka फॉर क्या, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, अगर B होता तो बेस होता। इसका फॉर्मूला होता है pKa इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ बेस 10 Ka। ये फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी केमिकल इक्विलिब्रियम में भी समझाया। सिंपल इसका आंसर क्या है, ग्रेटर द Ka वैल्यू एंड स्मॉलर द pKa वैल्यू शो एसिडिक, मोर एसिडिक नेचर। जिसका Ka की वैल्यू ज्यादा हो या pKa की वैल्यू कम हो वो क्या होगा, मोर एसिडिक होगा। तो देखो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का, फिनॉल, वाटर एंड एल्कोहल। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का Ka कितना है, 10⁻⁻5। फिनॉल का 10⁻10। तो यानी इससे कौन बड़ा है, ये वाला बड़ा है। वाटर का 10⁻14 और एल्कोहल का 10⁻18। तो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर किसका है, कार्बोक्सिलिक का, फिर फिनॉल, फिर वाटर, फिर एल्कोहल। अब फिनॉल कैसे एसिडिक नेचर शो करता है, देखो जैसे इसको हम ब्रेक करेंगे तो यहां से H+ बाहर निकलेगा और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब ये बन गया फिनॉक्साइड आयन और H+ बाहर निकला, H+ बाहर निकला, इसका मतलब एसिडिक नेचर। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि विच इज मोर स्टेबल कंपाउंड, फिनॉल और फिनॉक्साइड आयन, तो देखो सिंपली इसका आंसर है फिनॉक्साइड आयन। लेकिन इसको हम कैसे समझेंगे ये समझो। देखो फिनॉल भी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देता है, ये सबको पढ़ा है, सबको पता है, ये पढ़ भी चुकी हो, मैंने पढ़ाया भी है। और फिनॉक्साइड आयन भी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देता है। तो विच इज मोर स्टेबल, तो देखो फिनॉल इज लेस स्टेबल देन फिनॉक्साइड आयन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ चार्ज। देखो कैसे, फिनॉल लेस स्टेबल क्यों है, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ रहे हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव आने से ये क्या होता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है, ठीक है, सेपरेशन ऑफ चार्ज हो रहा है, चार्ज का सेपरेशन हो रहा है इसमें। लेकिन यहां पर ओनली एक ही तरह का चार्ज दिख रहा है आपको, सिर्फ नेगेटिव। तो इसमें सेपरेशन ऑफ चार्ज नहीं हो रहा है। तो जिसमें सेपरेशन ऑफ चार्ज होगा, फिनॉल भी बहुत ज्यादा स्टेबल है, लेकिन जनरली अगर फिनॉल का फिनॉक्साइड आयन के साथ अगर रिलेशन करें तो विच इज मोर स्टेबल, तो सिंपल आंसर इज फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल, फिनॉल इज लेस स्टेबल बिकॉज ऑफ, देखो फिनॉल इज लेस स्टेबल देन फिनॉक्साइड आयन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ चार्ज। यानी फिनॉल पे सेपरेशन ऑफ चार्ज होता है, जिसके कारण से फिनॉल क्या होता है, अनस्टेबल। क्लियर, ओके।
नाउ इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। अब देखो फिनॉल का एसिडिक नेचर चेक करते हैं हम लोग। तो देखो सपोज कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, मान लो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ मतलब जो निकाल रहा है इलेक्ट्रॉन को। अब OH क्या करता है, ये पता है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन को बेंजीन रिंग को देता है, तो इसी कारण से बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। अगर वो इलेक्ट्रॉन इजिली बाहर निकल जाए, अगर वो इलेक्ट्रॉन इजिली बाहर निकल जाए, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की प्रेजेंस में, भाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ही तो करेगा अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो उसके कारण से क्या होगा, उस कंपाउंड का एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा। तो यहां पे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दिख जाए आपको, -I या -M इफेक्ट का कोई भी ग्रुप दिख जाए, तो वो कंपाउंड उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है, यानी सिंपली कह सकते हैं कि उसका एसिडिक नेचर इंक्रीज करता है। अब एसिडिक नेचर कहां कहां पे इंक्रीज करेगा, तो जब भी आप लोग कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ते तो देखो उसमें चार्ज कहां कहां पे दिख रहा है, एक ऑर्थो पे और एक पैरा पे, देखो मेटा पे नहीं दिखता। तो सबसे ज्यादा कहां पे इफेक्ट डालेगा ये, इफेक्ट इज मोर एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। सेम वही है, +I या +M, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। यानी अगर OH अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है और यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वो भी अपने इलेक्ट्रॉन देगा, तो नेगेटिव नेगेटिव से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन हो जाएगा, जिसके कारण से वो क्या होगा, रिपल्शन होगा तो उसका वो अनस्टेबल हो जाएगा, जिसके कारण से उसका एसिडिक नेचर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दिख जाए तो उसके कारण से उसका एसिडिक नेचर क्या होता है, डिक्रीज। और ये सबसे ज्यादा कहां पे इफेक्ट डालेगा, ये भी कहां पे इफेक्ट डालता है सबसे ज्यादा। अगर कोई पूछे कि एसिडिक नेचर अगर डिक्रीज हो रहा है फिनॉल का तो किस पोजीशन पे हो रहा है, तो सिंपली बोलोगे इफेक्ट इज मोर और एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। तो इफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज प्रेजेंट इन फिनॉक्साइड आयन रिंग, डेंसिटी ऑफ O इंक्रीजेस, फिनॉक्साइड आयन इज अनस्टेबल। क्लियर, डोनेटिंग ग्रुप हो तो। अब देखो यहां पे मैंने 4 क्वेश्चन दिए हैं, इसमें से बताना है कि विच इज मोर एसिडिक इन नेचर। तो देखो NO2 में -I -M, NO2 में माइनस, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये सभी डोनेटिंग ग्रुप है तीनों, लेकिन ये वाला नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, तो इसकी स्टेबिलिटी, ये तो एसिडिक नेचर सबसे लास्ट में शो करेगा। देखो अब इन तीनों में पता करते हैं, तो इन तीनों में सबसे ज्यादा किसका होता है, पैरा का, फिर ऑर्थो, क्योंकि मेटा तो देता नहीं है तो मेटा सबसे लास्ट में जाएगा। अब पैरा क्यों ज्यादा देता है ये बाद में पढ़ोगे आप लोग, बाद में सिखाऊंगा मैं, पहले अभी इतना समझ लो कि सबसे ज्यादा अगर OH के साथ नाइट्रो ग्रुप है तो पैरा पोजीशन वाला सबसे ज्यादा अपना एसिडिक नेचर शो करता है, फिर ऑर्थो, फिर मेटा, फिर फिनॉल, ठीक है। अब देखो जब बता देता हूं मैं, यहां पर OH के साथ जब NO2 ऑर्थो पोजीशन में जुड़ा होता है तो यहां पर एक इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, जिसके कारण से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली बॉन्डेड हो जाता है, जिसके कारण से इसका एसिडिक नेचर डिक्रीज होता है। लेकिन इस OH के साथ इस NO2 का कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता। ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए अपने जैसे एक दूसरे मॉलिक्यूल का यूज करता है, जिसके कारण से इसमें बनता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का एसिडिक नेचर इंट्रामोलिकुलर से ज्यादा होता है, अभी आगे सीखोगे। देखो इन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल देयर विल बी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट, जिसके कारण से ऑर्थो पोजीशन वाले का एसिडिक नेचर क्या होता है, कम। ये अभी आगे सीखोगे कि व्हाट इज इंट्रामोलिकुलर एंड व्हाट इज इंटरमोलिकुलर। अब देखो यहीं पर कोई +I या +I इफेक्ट या +M इफेक्ट का कंपाउंड होता तो ये एसिडिक नेचर क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो यहां पर देखो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन वाला सबसे ज्यादा इफेक्टेबल होगा, फिनॉल के ऊपर कुछ नहीं है तो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर होगा फिनॉल का, क्योंकि यहाँ पे फिनॉल के साथ कुछ भी नहीं है। लेकिन ये सब ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, जिसके कारण से इसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा, यानी कंपाउंड अनस्टेबल हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, फिनॉल, फिर मेटा वाले पे सबसे कम होता है तो मेटा, फिर पैरा और ऑर्थो दोनों में लगभग सेम होता है। क्लियर, अब आगे पीछे भी लिख सकते हो, इक्वल लगा है। देखो उसी टाइप से ये क्वेश्चन ये दिया है, इसको अपने आप से सॉल्व करना। क्लियर, ये वाला, ठीक है, देख लो क्वेश्चन और इसको नोट करके अपने आप से सॉल्व करना, आंसर मत देखना। फिनॉल रिएक्ट विद एक्टिव मेटल, जब भी फिनॉल किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। सिंपली देखो 2OH है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनॉल 2Na के साथ, तो ये 2Na को रिप्लेस कर देगा, तो क्या बना देगा, सोडियम फिनॉक्साइड, और 2 हाइड्रोजन यहां से H2 के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। फिनॉल रिएक्ट विद एल्कलाइज, फिनॉल का एसिडिक नेचर वाटर से ज्यादा होता है, इसलिए ये NaOH या एल्कलाइज के साथ इजिली रिएक्ट कर देता है। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखो यहां से क्या निकला, ONA और H देखो
यहां से क्या निकला ONA और यहां से OH और H निकल के वाटर के फॉर्म में आ गया, तो ये बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। देखो एल्कोहल डू नॉट शो दिस रिएक्शन एज दे आर वीकर एसिड देन H2O, यस, बट फिनॉल्स डू शो बिकॉज स्ट्रॉन्गर एसिड देन H2O। फिनॉल्स डू नॉट इवॉल्व, ये लाइन याद रखना, फिनॉल्स डू नॉट इवॉल्व CO2 फ्रॉम मेटल कार्बोनेट, यानी फिनॉल के साथ किसी भी मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का रिएक्शन दिख जाए तो उसके साथ रिएक्शन लिख देना नो रिएक्शन। लेकिन कार्बोक्सिलिक ग्रुप अगर कोई कंपाउंड दिखेगा तो वो करता है। अगर कोई कार्बोक्सिलिक हो, यहां पे COOH ग्रुप हो, तो वो इजिली मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर जाता है, क्योंकि ऐसे बेंजोइक एसिड यानी रिंग के ऊपर अगर COOH ग्रुप जुड़ा है तो उसको बोलते हैं बेंजोइक, उसका एसिडिक नेचर बहुत ज्यादा होता है। एस्ट्रिफिकेशन देखो फिर से लास्ट टॉपिक अल्कोहल में भी था, इसमें भी है। एस्ट्रिफिकेशन में हम बनाते हैं ईस्टर का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखो पहले बनाते हैं एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड मतलब CH3, R की जगह पे CH3 मान लो और X की जगह पे Cl मान लो, जिसको बोलते हैं एथेनॉइल क्लोराइड या एसिटल क्लोराइड भी बोलते हैं, कॉमन नेम इज एसिटल क्लोराइड। तो देखो यहां से O और H के बीच में बॉन्ड ब्रेक हुआ, O-H+। अब इन दोनों के बीच में भी ब्रेक हुआ तो देखो Cl- और कार्बन प्लस, तो ये प्लस वाला कहां अटैक करेगा, इस जगह पर। तो देखो क्या बन गया, इसको बोलते हैं हम फिनाइल एथेनोएट या इसी को बोलते हैं ईस्टर। HCl के फॉर्मेशन और HCl का फॉर्मेशन हुआ, यहां से H और यहां से Cl निकल गया। अब देखो इसका मैकेनिज्म पिरिडीन बेस के साथ हो रहा है। तो देखो ये पिरिडीन क्या देता है, पिरिडीन देखो बहुत ध्यान से समझना, ये पिरिडीन क्या करता है, पिरिडीन का काम होता है क्या कि ये इस O के साथ फिनॉल के साथ जो H है इसको रिलीज करने का काम करता है, बाहर निकालने का। तो पिरिडीन कभी दिख जाए तो O के साथ जो H होगा H को बाहर निकाल दो, देखो H निकल गया, तो ये क्या बन गया, फिनॉक्साइड। यानी फिनॉल पर अगर पिरिडीन का यूज होता है तो उसको फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट कर देता है। अब सिंपली ये फिनॉक्साइड आयन देखो इन दोनों में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। अब ये आकर इस पे अटैक किया नेगेटिव चार्ज वाला, अब ये जैसे अटैक होगा तो इसके साथ एक बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा देखो, और तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इजिली इसको डोनेट कर देगा क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी। तो देखो इसके ऊपर O के ऊपर नेगेटिव आ गया। अब जैसे ही आया, अब Cl तुम लोग को पता है कि इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो Cl बाहर निकलेगा, तो ये नेगेटिव अपना फिर से अपना इलेक्ट्रॉन देकर यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा और ये निकल गया बाहर, देखो वही बन गया ईस्टर। सेम यही चीज इसमें भी है, ये मैकेनिज्म आप अपने आप से करना। देखो मैं यहां बता दे रहा हूं, फिनॉल है, इसके साथ किसका रिएक्शन हो रहा है, किसका, एनहाइड्राइड का। तो देखो एनहाइड्राइड में मैंने इस जगह को ब्रेक किया है, तो इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, ठीक है, तो पॉजिटिव वाला आकर इस पे अटैक कर गया, तो देखो यही बन गया ईस्टर। और ये देखो CH3COO और ये H के साथ क्या बन गया, एसिटिक एसिड। अब इसका मैकेनिज्म खुद से प्रैक्टिस करना है, उसी की तरह ऊपर की तरह। अब देखो फ्राइज रीअरेंजमेंट क्या होता है, सिंपली इसको बहुत ध्यान समझने, एग्जाम में आने वाला टॉपिक है। When phenyl ester are treated with anhydrous AlCl3 in the presence of CH2, इसे ये एक नॉन पोलर होता है, याद रखना, CH2 is a non polar। तो देखो when phenyl ester are treated with anhydrous AlCl3 in the presence of CH2, फ्राइज रीअरेंजमेंट occurs। अब कैसे होता है, देखो ये बना है फिनाइल एथेनोएट, वही कंपाउंड है फिनाइल एथेनोएट, वही जो ऊपर बना था ये वाला। अब देखो इसमें क्या होता है, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्शन कराते हैं हम इन द प्रेजेंस ऑफ CH2 सॉल्वेंट। तो देखो एक्चुअली क्या है, तुम लोग को पता है मैकेनिज्म में कोई भी जब हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इफेक्ट डालता है। तो देखो ये एक्चुअली क्या है, यहां पर ये जो ग्रुप दिख रहा है COCH3, ये वाला पार्ट, ये एक्चुअली दो जगह पे इफेक्ट डाल देता है, एक ऑर्थो पे और एक पैरा पे। और ये H जाकर, जैसे मान लो कि अगर ये पहले ऑर्थो पोजीशन पे अटैक कर रहा है तो ये H आकर यहां पर शिफ्ट हो गया और ये ग्रुप आकर यहां पे जुड़ गया, ये बन गया 2-हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। और यही चीज अगर यहां पे करेगा तो ये कंपाउंड बना देगा, तो ये होता है 4-हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। अगर ये OH ग्रुप अभी रफ कर दो आप तो ये होता है फॉर्मूला एसिडोफिनोन का, और ये फंक्शनल ग्रुप में प्रायोरिटी में पहले होता है। तो यहां से काउंट करो 1 2 3 4, तो ये बन गया प्रीफिक्स में हाइड्रोक्सी और इस पूरे रिंग को इसके साथ बोलते हैं एसिडोफिनोन। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका बेंजोइलेशन। बेंजोइलेशन मतलब देखो क्या होता है इसमें बेंजोइल के साथ, देखो बेंजोइल होता क्या है, रिंग के ऊपर जब C डबल बॉन्ड O ग्रुप दिख जाए, ये देखो ऐसा बेंजोइलेशन, इसी को बोलते हैं शॉर्टन बॉमेन रिएक्शन। ये नेमिंग रिएक्शन, इसको अलग से कहीं नोट भी कर लेना। तो देखो फिनॉल पर बेंजोइल क्लोराइड का, इस टाइप का कंपाउंड का रिएक्शन हो रहा है, देखो बेंजोइल क्लोराइड। तो ये भी देखो क्या है, प्लस माइनस, कार्बन प्लस और क्लोरीन नेगेटिव,
तो देखो क्लोरीन इजिली बाहर निकल गया, बाहर निकला NaOH की प्रेजेंस में। तो देखो जैसे ये बाहर निकला और इसके ऊपर भी क्या है प्लस नेगेटिव, तो ये कार्बन आकर यहां पे अटैक कर गया देखो ऑक्सीजन के साथ, ये बन गया फिनाइल बेंजोलेट, ये भी एक एस्टर बनाता है। अब देखो यहां से क्या हुआ, यहां से जो Cl निकला Na के साथ रिएक्ट करके क्या बना दिया NaCl, और जो यहां से H निकला वो OH के साथ रिएक्ट करके वाटर बना दिया। एक्चुअली ये रिएक्शन होता है, रिएक्शन के बाद ही मैकेनिज्म पॉसिबल होता है। तो देखो मैकेनिज्म, फिनॉल पर किसका रिएक्शन हो रहा है NaOH का, क्लियर। NaOH ने जैसे किया तो इसके साथ वाटर फॉर्मेशन कर दिया, देखो H प्लस NaOH माइनस, ठीक है। एक्चुअली ये फिनॉक्साइड आयन भी बनाता है लेकिन वो मैंने स्टेप शो नहीं किया, डायरेक्टली मैंने Na प्लस भी बाहर निकाल दिया। तो देखो यहाँ पे फिनॉक्साइड बन गया, OH के साथ H रिएक्ट करके वाटर और Na प्लस निकला, ये O माइनस बन गया। अब O माइनस नेगेटिव चार्ज है, अब बेंजोइल क्लोराइड में कार्बन नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। अब ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है तो ऑक्सीजन किस पे अटैक कर रहा है, इस कार्बन पे। तो देखो ऐसा स्ट्रक्चर बन गया कुछ, रिंग के ऊपर O के साथ कार्बन, कार्बन के साथ ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किया तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव और Cl इधर। अब तुम लोग को पता है Cl इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो Cl बाहर निकल जाएगा और स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा। अब यहां से देखो जो Na बचा था वो Cl के साथ रिएक्ट करके NaCl, देखो यहाँ पे भी NaCl निकला, वाटर भी निकल रहा है, देखो वही चीज है, मैकेनिज्म में पूरा वही चीज दिखेगा आपको। रिएक्शन ऑफ फिनॉल ड्यू टू बेंजीन रिंग, अब देखो बेंजीन रिंग पे रिएक्शन ऑफ फिनॉल ड्यू टू बेंजीन रिंग। अब इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, ऐसा इलेक्ट्रोफाइल। तो देखो एक्चुअली होता क्या है, इस फिनॉल के साथ यहां पर एक हाइड्रोजन होगा, यहां पर भी होगा, यहां भी, क्योंकि भाई रेजोनेंस इफेक्ट कहां पर इफेक्ट शो डालता है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। तो मान लो यहां भी एक हाइड्रोजन है, यहां भी, अगर यहां से एक हाइड्रोजन निकले और इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि ये भी प्लस चार्ज का होता है, ये भी प्लस, जब ये हाइड्रोजन यहां से निकलेगा तो पॉजिटिव के फॉर्म में बाहर निकलेगा और इलेक्ट्रोफाइल उसी जगह पे अटैक करके इस टाइप से जुड़ जाएगा, क्लियर। अब देखो OH ग्रुप क्या होता है, ये इस रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है, यानी ये इस रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन को चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिसके कारण से रिंग की क्या बोल सकते हैं एक्टिवेशन क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो इसलिए लिखा होता है कि OH ग्रुप इज एन एक्टिवेटिंग ग्रुप। अभी तुम खाना खाओगे तो खाना खाने से तुम्हें क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगी, तो खाना तुम्हारे लिए क्या हुआ, एक तरह से एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो वही चीज है कि OH ग्रुप इज एन एक्टिवेटिंग ग्रुप टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। कहां पे करेगा, सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। इसलिए OH ग्रुप इज अ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। OH ग्रुप कहां पे, देखो ना यहाँ पे पूरा देखो वही जगह पे कर रहा है, ऑर्थो पे पहले आया, फिर पैरा पे आया, फिर ऑर्थो पे। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे इंक्रीज होगी, हो तो पूरी रिंग पे रही है लेकिन मैक्सिमम कहां पे हो रही है, मोर एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, क्लियर। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन में मैंने लास्ट टाइम भी बताया था NO2 प्लस का रोल होता है बहुत बड़ा। एक्चुअली यहां पे दिख नहीं रहा है, मेरे लास्ट टॉपिक 11 में देखना, उसके नोट्स में पूरा मैंने दिया हुआ है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला। तो देखो सिंपली यहां पे समझ लो, डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन होगा तो एक NO2 आगे इसके ऑर्थो पोजीशन में जुड़ेगा और एक पैरा पे। अब यहां पर ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर बोर्ड में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में भी, कॉम्पिटेटिव में भी। तो देखो ये है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो क्यों है, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन में जुड़ा है, ऑर्थो नाइट्रो, और इस पूरे पार्ट को बोलते हैं फिनॉल। और ये है पैरा पोजीशन में जुड़ा है, इसको बोलते हैं पैरा नाइट्रोफिनॉल, या फिर ऐसे बोल सकते हो 2 नाइट्रोफिनॉल या 4 नाइट्रोफिनॉल। ये होता है मेजर, ये होता है माइनर, अभी मैंने पीछे भी बताया था। और ये होता है मोर वोलाटाइल, ये होता है लेस वोलाटाइल। वोलाटाइल मतलब जो इजिली वेपराइज्ड हो जाए। अब देखो कैसे, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन जिसमें वोलाटाइल हम कर सकते हैं। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर वोलाटाइल ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लास्ट में बढ़ाया था मैंने। वेयर पैरानाइट्रोफिनॉल इज लेस वोलाटाइल ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो ऑर्थो में होता है इंट्रा और पैरा में होता है इंटर। तो देखो इन दोनों के बीच में क्या बन रहा था, देखो बताया था मैंने, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। एक ही कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। हाइड्रोजन बॉन्ड किस किस के बीच में बनता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और हाइड्रोजन के बीच में। तो देखो इंट्रामोलिकुलर, तो जिसके कारण से ये कंपाउंड क्या होगा, मोर वोलाटाइल होगा। अब देखो इसमें क्या है, नाइट्रो ग्रुप इस पोजीशन में, तो इसके साथ तो इजिली नहीं बना पाएगा, तो ये अपने जैसे दूसरे कंपाउंड के साथ देखो बना रहा है। देखो NO2 ग्रुप है, फिर ये दूसरे कंपाउंड में OH के H ग्रुप के साथ फिर से बना रहा है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल क्या हो गया, इंक्रीज हो गए,
तो यहाँ पे जब ज्यादा मॉलिक्यूल होगा तो उसका वोलेटाइल नेचर क्या होगा, कम होगा डेफिनेटली। तो वही लिखा है बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। अब इन दोनों में पूछे कि सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसकी होगी, इसकी, क्योंकि इसके पास इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है, ज्यादा। ये अपने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए अपने जैसे दूसरे कंपाउंड का यूज कर रहा है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। और इस टाइप के जो बॉन्ड फॉर्मेशन दिख रहा है दिस इज कॉल्ड इंटर। और एक ही मॉलिक्यूल में अगर हो रहा है बॉन्ड का फॉर्मेशन तो उसको बोलते हैं इंट्रा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के दो टाइप्स होते हैं, एक इंट्रामोलिकुलर एक इंटरमोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर इज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड और इंटरमोलिकुलर इज अ वीकर बॉन्ड। क्लियर, ओके। अब देखो सिंपली क्या है, OH पर कंसंट्रेट HNO3 का रिएक्शन करा दो। अगर आपको पिक्रिक एसिड बनाना है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर फिनॉल पे कंसंट्रेट HNO3 का रिएक्शन करा दो तो ये एक्चुअली यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स है, तो ये ऑर्थो पैरा ऑर्थो, देखो यहीं पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, ये 3 जगह पे रिएक्शन करेगा, तो इसको बोलते हैं 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल और कॉमन नेम होता है पिक्रिक एसिड। एग्जाम में पिक्रिक एसिड के नाम से ही पूछा जाता है। देखो लिखा है द यील्ड ऑफ पिक्रिक एसिड इज नॉट गुड बाय दिस मेथड। इस मेथड से पिक्रिक एसिड का उतना अच्छा प्यूरिफिकेशन प्रोडक्ट नहीं मिलता है। इसके लिए हम आगे पढ़ेंगे। देखो ये वाला टॉपिक, ये है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में किसका यूज होता है, H2SO4 में से SO3H का रोल होता है। तो देखो अब यहां पर फिनॉल का 2 टेम्परेचर पे, अलग अलग टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रहा है। एक दोनों ही कॉन्सेंट्रेट H2SO4 में, एक लो टेम्परेचर पे और एक 373 केल्विन पे। लो टेम्परेचर मतलब 288 से 298 यानी 25 डिग्री रूम टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे एक पैरा पोजीशन में जुड़ेगा और एक ऑर्थो पोजीशन में जुड़ रहा है। तो देखो ऑर्थो पोजीशन वाला क्या होता है, मेजर, क्योंकि यहां भी क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, जबकि यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए अपने जैसे दूसरे कंपाउंड की जरूरत पड़ेगी। तो ये होगा मेजर और ये होगा माइनर, वही फंडा है सेम, बस याद रखना टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल है। मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेट HNO3 गिव्स टू प्योर 2,4,6। ये है प्रिपरेशन ऑफ प्योर पिक्रिक एसिड। अगर आपके पास इन दोनों का मिक्सचर हो और इसमें कॉन्सेंट्रेट HNO3 का रिएक्शन करा दो तो इससे बनेगा प्योर फॉर्म ऑफ पिक्रिक एसिड। क्लियर, ओके। तो ये चीज याद रखना। अब हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन क्या होता है, हेलोजन। अब हेलोजन जैसे क्या होता है, सपोज हेलोजन जैसे क्या होता है, जैसे मान लो Br2 है। अब Br2 को अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं Br सिंगल बॉन्ड्स Br। अब इसका हम अगर हेट्रोलिटिक फ्यूजन कराएं, अगर ये अपने एक इलेक्ट्रॉन्स को देगा तो इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव। हमें मतलब है इस वाले से, इसको बोलते हैं ब्रोमोनियम आयन, इसको बोलते हैं ब्रोमोनियम आयन। अगर Cl होता है तो क्लोरोनियम आयन, तो ये क्या है, ब्रोमोनियम आयन। देखो ब्रोमिनेशन करा रहे हैं विद लेस पोलर सॉल्वेंट। इसका रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, लेस पोलर सॉल्वेंट, जिसके पोलर नेचर क्या हो, बहुत ही कम हो, लाइक CH2 CCl4 CSCl3। ये क्या होते हैं, एक्चुअली नॉन पोलर में ही काउंट होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत वाटर में डिसॉल्व होता है तो इसलिए इसको लेस पोलर भी कह सकते हैं। तो देखो फिनॉल पर Br2 का रिएक्शन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ दिस, तो ये भी कहां पे इफेक्ट डालेगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। अब देखो ये क्या है, माइनर है और ये मेजर है। अब अभी तक देखो सब में ये वाला मेजर हो रहा था और ये वाला माइनर, यहां पर ये माइनर है ये मेजर है। तो देखो ब्रोमीन के साथ OH का कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता। जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड इन दोनों के बीच में होगा वो कंपाउंड हमेशा मेजर होगा। यहां पर कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो यहां पर क्या होगा कि ये OH ग्रुप भी बहुत बड़ा ग्रुप है और फिनॉल ग्रुप भी बहुत बड़ा ग्रुप है, तो साइज ज्यादा होने के कारण इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन बिटवीन Br OH। अब इन दोनों में रिपल्शन होने का चांसेस नहीं कि बहुत दूर दूर है, तो इसलिए ये कंपाउंड क्या होगा, मेजर, और ये होगा माइनर। क्लियर, ओके। नेक्स्ट टेस्ट फॉर फिनॉल। अब फिनॉल का जैसे टेस्ट करना है, एग्जाम में आ जाए कि फिनॉल का टेस्ट बताओ, तो विद पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर के साथ अगर ब्रोमीन का रिएक्शन कराओ तो इसको बोलते हैं ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन के साथ वाटर दिख जाए तो उसे बोलते हैं ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर अगर दिख जाए, अगर मान लो कि आपको 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनाना है तो ब्रोमीन वाटर का यूज कर दो, रिएक्शन करा दो फिनॉल के साथ, तो बन जाएगा 2,4,6। अब देखो फिर ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन में ही अटैक कर रहा है, भले ही यहां पर आपको रिएक्शन में एक ही दिखे मॉलिक्यूल। अब ये नहीं कि आपने HBr बाहर निकाल दिया और एक ब्रोमीन का अटैक करवाया। ब्रोमीन वाटर के साथ फिनॉल का रिएक्शन में हमेशा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल और एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है।
आप लैब में करके देख सकते हो। एंड नाउ द नेमिंग रिएक्शन अगेन रीमर टीमन रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको भी अपने एक अलग से नोटबुक में नेमिंग रिएक्शन अलग से लिखो। तो देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाई NaOH और KOH सैलिसिल्डिहाइड इज फॉर्म। देखो फिनॉल के साथ अगर CHO ग्रुप दिख जाए तो उसे बोलते हैं सैलिसिल्डिहाइड, और फिनॉल के साथ अगर COOH ग्रुप दिख जाए तो उसे बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। यहाँ पे CHO है तो इसको बोलते हैं सैलिसिल्डिहाइड। CHO ग्रुप क्या होता है? एल्डिहाइड का। तो देखो एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पर, पहले तो ये सिंपल रिएक्शन है, CH-Cl3 के साथ यूज हो रहा है। तो यहां पर अटैक किया तो यहां से एक H और एक Cl के फॉर्म में HCl बाहर निकल गया। NaOH के साथ भी होता है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो ये बनता है एक इंटरमीडिएट। अगर पूछे रीमर टीमन रिएक्शन का इंटरमीडिएट कंपाउंड कौन सा है तो यही बताना है आपको, ऑप्शन में गिवन होगा। अब इस पर NaOH का रिएक्शन होता है। तो NaOH ये क्या करता है एक्चुअली, यहां से देखो एक ऑक्सीजन आकर यहां पे अटैक किया, यहां से NaCl और एक HCl निकल जाता है। यहां पर तो अभी डायरेक्टली मैंने ऐसे ही किया हुआ है, मैकेनिज्म में समझोगे। तो देखो बुक में भी ऐसे ही गिवन है, अब कंफ्यूज मत होना। एक्चुअली यहाँ पे 2Na है, 2NaOH, तो 2Na के साथ 2Cl निकल जाएगा। क्लियर? देखो मैं यहाँ पे करके बताता हूं। एक्चुअली ये कंपाउंड, मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूं। एक्चुअली ये कंपाउंड कुछ ऐसा है, ठीक है। ये फिनॉल है और इस पर CHCl2 है, यही है इंटरमीडिएट। अब इस पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH का रिएक्शन हो रहा है। तो देखो 2 Na और 2 Cl निकल कर क्या बन गया? -2 NaCl। अभी भी यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन आकर यहाँ पे अटैक कर गया तो ये बन गया आपका, देखो क्या, OH एंड CHO ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन है, क्या निकल गया? वाटर। क्लियर? ओके। तो देखो यही चीज यहाँ पे दिया है मैंने, यहाँ पे एक्चुअली 2 है, बुक में भी ऐसे लिखा होगा, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये Na है, अभी देखो ये Na आकर इसके साथ रिएक्ट किया, इस रिएक्शन में CHCl2 यार यहाँ से HCl निकला, एक्चुअली यहाँ से HCl निकलेगा, और ये Na आकर इसके साथ रिएक्ट किया तो यहाँ से HOH H2O भी निकलेगा, लिख लेना आप लोग। फिर वही चीज मैंने यहाँ बताया, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ Na है, 2 Cl के साथ 2 NaCl और 2 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन के साथ वाटर, एक ऑक्सीजन बचा और ये आकर यहाँ पे अटैक कर गया, ठीक है। क्लियर? अब देखो यहाँ पे H+ अटैक कर रहा है। अब Na किस चार्ज का होता है? पॉजिटिव, O- Na+, तो ये Na+ बाहर निकल गया और H+ आकर यहाँ जुड़ गया, तो बन गया आपका 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सैलिसिल्डिहाइड। अब इन अ नट सेल देखो, मतलब डायरेक्ट रिएक्शन, अगर वो ऐसा रिएक्शन आपको दिख जाए CHCl3 और NaOH की प्रेजेंस में है तो डायरेक्टली आप ये बना दो कंपाउंड सैलिसिल्डिहाइड। मैकेनिज्म समझो, मैकेनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो फिनॉल पर पहले किसका रिएक्शन हो रहा था? NaOH। ये देखो यहाँ पर ये NaOH क्या प्रोवाइड करता है? OH-। अब OH- दिख गया, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया यहाँ से H+, ये OH के साथ रिएक्ट करके वाटर, देखो वाटर निकल रहा था रिएक्शन में, ठीक है। अब फिनॉक्साइड आयन बन गया। अब देखो ये फिनॉक्साइड आयन बना। अब यहां पर तुम्हारे पास क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म में देखो क्या है एक्चुअली, ये कार्बन इस हाइड्रोजन से अपना एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये भी किसकी प्रेजेंस में होता है? देखो NaOH क्या प्रोवाइड करता है? OH-। तो देखो जैसे ही OH, तो यहां से H और OH क्या निकल गया? वाटर। क्लियर? अभी देखो यहां से एक Na+ बचा हुआ है और यहां भी एक Na+ बचा हुआ है, इसको ध्यान रखना। तो देखो ये कंपाउंड कुछ ऐसा बना। अब ये कार्बन अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज एक्सेप्ट तो नहीं कर पाएगा क्योंकि भाई बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है, तो ये क्या करेगा, इस क्लोरीन से, क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि क्लोरीन इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो एक इलेक्ट्रॉन लेके निकला। जैसे ही निकला तो इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, तो प्लस माइनस क्या हो गया? न्यूट्रलाइज। और यही क्या है इस कंपाउंड का मेन प्रोडक्ट है। अगर पूछे कि इस कंपाउंड का इलेक्ट्रोफाइल क्या है तो ये है इसका इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर जनरली पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज, यानी 2 बॉन्ड पेयर है और एक लॉन पेयर है, यानी 3। तो 3 मतलब क्या हुआ है? 3 मतलब एक S 2 P। इसको बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बिन, ये होता है न्यूट्रल। ये भी क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो देखो अभी कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 यहां पर है, 2 4, 2 6। कितने इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है? 2। तो देखो अब ये फिनॉक्साइड आयन जो बना, इस पे इसका रिएक्शन हुआ, ध्यान देना। अब देखो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर दिया तो इसके ऊपर नेगेटिव।
अब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये आकर इस पे अटैक करेगा, देखो CCl2 बना दिया। अब यहां पर क्या है, ऑलरेडी एक हाइड्रोजन है, देखो देखो इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो यहां से बॉन्ड हट गया, यहां पे नेगेटिव। अब क्लोरीन ये CCl2 क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, तो भाई इसको जहां इलेक्ट्रॉन दिखेगा वहां पे अटैक करेगा, देखो अटैक किया तो ये न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल हुआ। अब ध्यान दो, अब ये न्यूट्रल हुआ तो यहां पर एक हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन फिर से अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करके देखो फिर से यहां पे एक पाई बॉन्ड बना दिया और ये ऑक्सीजन फिर से नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हुआ। तो देखो ये स्ट्रक्चर कुछ, और ये हाइड्रोजन जैसे अपने इलेक्ट्रॉन देगा तो ये कार्बन क्या करेगा, इसको अपनी तरफ एक्सेप्ट कर लेगा। क्लियर, देखो तो CHCl2 बना है। अब इस पे 2 NaOH का रिएक्शन होगा तो 2 NaCl को ये एक्सेप्ट करके 2 H आकर यहां पे अटैक करवा देगा। देखो अब इस दो OH ग्रुप है तो यहां से वाटर निकल गया। अब देखो ये कंपाउंड कुछ ऐसा बन रहा है, C, देखो OH निकला, यहां से क्या बना, H2O, अनस्टेबल है, OH OH H2O, तो C डबल बॉन्ड O। यहां पर एक्चुअली क्या है, एक मिनट के लिए, यहां पर एक्चुअली क्या है, एक हाइड्रोजन भी है, वो जो मैंने शो नहीं किया है। देखो लास्ट स्टेप में क्या है, ये देखो यहां पर एक हाइड्रोजन भी है, 2 H आकर यहां जुड़ रहे थे, तो देखो 2 H आकर जैसे जुड़े थे यहां पे तो हाइड्रोजन कॉमन है, ये HOH वाटर के फॉर्म में निकल गया। अब यहां पे क्या बना, CHO ग्रुप, देखो आ गया। अब ये O-H+ के साथ रिएक्ट करके सिंपली क्या बना दिया, सैलिसिलडिहाइड। अब एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आ जाए कि वाई ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट टेक प्लेस एंड नॉट पैरा प्लेस, मतलब ये यहां पर ही क्यों कर रहा है, यहां पर क्यों नहीं किया, देखो क्यों, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां भी देखो एल्डिहाइड में ऑक्सीजन के साथ ये इंट्रामोलिकुलर बना रहा है और ये ज्यादा स्टेबल है। क्लियर, क्लियर। अब मान लो कि अगर यहां पे अगर पूछता कि यहां पे क्यों नहीं जुड़ा, तो उसका भी रीजन है। देखो अब ये ऑक्साइड आयन फिनॉक्साइड आयन है तो भाई ये तो अपने इलेक्ट्रॉन देगा, प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है क्योंकि उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। प्लस एम इफेक्ट इज सेम एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस बोथ ऑर्थो एंड पैरा, दोनों पे भाई यहां पे भी करेगा यहां भी करेगा। बट प्लस आई इफेक्ट, ये याद रखना कि ये प्लस एम इफेक्ट तो दोनों में करता है, लेकिन प्लस आई इफेक्ट हमेशा नजदीक वाले ग्रुप पे करता है। जैसे जैसे ये वाला ग्रुप दूर जाता रहता है तो प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, डिक्रीज होना स्टार्ट होता है। तो बट प्लस आई इफेक्ट डिक्रीज विद डिस्टेंस, तो अगर यहां पे ग्रुप था तो यहां पर इसका प्लस आई इफेक्ट बहुत ज्यादा था, लेकिन जैसे जैसे दूर गया तो इसका प्लस आई इफेक्ट कम हो गया, जिसके कारण से सिर्फ ये प्रोडक्ट ऑर्थो पोजीशन पे ही CHO ग्रुप देता है। अब देखो नेक्स्ट है फिनॉल पर डायरेक्टली, ये OCH3 ग्रुप है, CHCl3 का ये दूसरा प्रोडक्ट है कि अगर मान लो कि ऐसा कंपाउंड दिया है इस पे CHCl3 का हो रहा है तो कंपाउंड कौन सा बनेगा। अब देखो ये इसको रिप्लेस नहीं करेगा। अब यहां पर ये OH और OCH3 ग्रुप बहुत बड़े ग्रुप हैं, तो अब अगर जैसे कोई बोले कि सर ये यहां पर जुड़ना चाहिए, तो भाई जहां पे बल्कियर ग्रुप होगा तो रिपल्शन ज्यादा होगा, इसलिए ये इस पोजीशन पे ना अटैक करके कहां पर जा रहा है, पैरा पोजीशन पे। देखो इन केस एनी ऑर्थो पोजीशन इज प्री ऑक्यूपाइड देन ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट डू नॉट टेक प्लेस, यहां पे नहीं आएगा ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस, क्राउडिंग ज्यादा हो जाएगी जिसके कारण से अनस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इंस्टेंट अटैक एट पैरा पोजीशन। नाउ द कोलवेज रिएक्शन। अब देखो कोलवेज रिएक्शन क्या होता है, कोलवे रिएक्शन व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद एल्कलाई इट अंडरगोज इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन विद वीक इलेक्ट्रोफाइल CO2 एंड सैलिसिलिक एसिड फॉर्म, मतलब इसमें भी सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। देखो कैसे, फिनॉल ने NaOH के साथ रिएक्शन किया तो देखो यहां से वाटर निकला, ONA आकर यहां अटैक कर गया, फिर CO2 के साथ और H+ आयन के प्रेजेंस में देखो H+ तो आकर यहां जुड़ गया OH और 2 CO आकर यहां जुड़ेंगे तो यहां से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होकर COOH बना देगा। डायरेक्ट रिएक्शन ये है, 3 स्टेप में हो रहा है, पहले NaOH फिर CO2 फिर H+ मतलब एसिडिफाइड वाटर। अब इसका मैकेनिज्म समझ लो, दिस इज अ सेकेंड लास्ट टॉपिक। तो देखो फिनॉल पर NaOH क्या प्रोवाइड करता है, OH-, तो ये वाटर फॉर्म में निकल गया। क्लियर। अब देखो ये वाटर के फॉर्म में निकला, फिनॉक्साइड आयन बना। अब CO2 क्या होता है पता ही है, एक इलेक्ट्रोफाइल है, C डबल बॉन्ड O। अब इसमें ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। अब देखो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किया तो इसके ऊपर नेगेटिव इसके ऊपर पॉजिटिव, ध्यान से देखना, इसके ऊपर नेगेटिव इसके ऊपर पॉजिटिव।
अब देखो ये ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज था इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दिए, तो यहाँ पे क्या बना, डबल बॉन्ड, और ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, ये पाई वाला इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव। अब नेगेटिव पे कौन सा अटैक करेगा, कार्बन पॉजिटिव वाला, देखो अटैक कर रहा है, सी डबल बॉन्ड ओ, और ये देखो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव। अब ऑलरेडी यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, देखो यही स्टेप है, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देके यहाँ पे फिर से पाई बॉन्ड बना दिया, और ये ऑक्सीजन जो नेगेटिव चार्ज था इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, तो देखो यहाँ पे नेगेटिव आ गया, नेगेटिव, और ये वाला हाइड्रोजन जब देगा तो अपने ऊपर पॉजिटिव, तो देखो OH बन गया, COOH ग्रुप आ गया यहाँ पर देखो। अब सिंपली इस पे H+ का अटैक होगा, ये H+O- पे अटैक करके सैलिसिलिक एसिड बना देगा। अब इसमें भी क्या होता है देखो, इंट्रामोलिकुलर, इस OH के साथ COOH में, ये ऑक्सीजन इसके साथ, तो ये कंपाउंड भी इसका ऑर्थो पोजीशन वाला मेजर होगा, पैरा वाला मेजर नहीं होगा, माइनर होगा। तो इट इज मेजर प्रोडक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे लिखना चाहो लिख सकते हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी लिखोगे चलेगा, देखो लिखा है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। द लास्ट रिएक्शन ऑफ फिनॉल, केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शन विद फिनॉल विद जिंक डस्ट। जिंक डस्ट के साथ सिंपली है, देखो Zn ने इसके साथ रिएक्शन किया, Zn क्या होता है पॉजिटिव, ऑक्सीजन क्या होता है नेगेटिव, इसके साथ रिएक्ट करके ZnO बना देगा और H आकर यहीं पे जुड़कर बेंजीन बना देगा। तो रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद जिंक डस्ट के साथ दिखता है, तो डायरेक्टली फिनॉल किस में कन्वर्ट होता है, बेंजीन में। फिनॉल रिएक्ट विद जिंक डस्ट एट हाई टेम्परेचर टू गिव बेंजीन एंड जिंक ऑक्साइड। अब हमारा इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा प्रिपरेशन ऑफ ईथर, ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा एल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर का। एल्कोहल भी हो गया, फिनॉल हो गया, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ ईथर, ये मेरा नेक्स्ट लेक्चर में होगा। थैंक यू।